Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will start our lecture number 31 from the physics of second year. Today we will solve numericals from the chapter 12 current and electricity of the KPK textbook. Problem number 1. A battery has an EMF of 12.8 volt and supplies a current of 3.2 ampere. What is the resistance of the circuit? वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, ओम्स लॉ हम यूज करेंगे जैसे आपके सामने यहाँ पे है V इज इक्वल टू आई आर होता है तो R इज इक्वल टू V ओवर आई, तो यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी. हाउ मेनी कूलम लीव द बैटरी इन 5 मिनट्स. हाउ मेनी कूलम मतलब आपने चार्ज फाइंड आउट करना है. Q सिंबल लिख लें या डेल्टा Q आपकी मर्जी है. तो टाइम आपको गिवन है 5 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके. तो आप जानते हैं कि करंट की डेफिनेशन के मुताबिक I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T. सो दिस एंड पुटिंग द वैल्यूज वी गेट 960 कूलम. प्रॉब्लम नंबर 2. A carbon electrode has a resistance of 0.125 ohm at 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, यानी R20 आपको गिवन है 0.125 ओहम. सेकेंडली आपको गिवन है द टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसे आप अल्फा से जाहिर करते हैं 0.005, और ये बेसिकली इसका यूनिट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. ये पर सेल्सियस भी आप ले सकते हैं, पर केल्विन भी, चूंकि आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में है तो ये पर सेल्सियस आपने ले लिया. व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी R85 आपने फाइंड आउट करनी है. स्टूडेंट्स ये फार्मूला पढ़ चुके हैं. आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी. यहाँ पे आर टी का मतलब होता है हायर टेम्परेचर, आर नॉट का मतलब होता है लोअर टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर आपके पास क्या था 85, तो आपके पास ये R85. आर नॉट किसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, R20 इसको रिप्लेस कर देगा 1 प्लस एल्फा टी. व्हाट इज मेंट बाय टी? टी बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर को जाहिर करता है. चेंज इन टेम्परेचर मतलब इन दो का चेंज, 85 माइनस 20, तो ये आप जब करते हैं तो ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये तमाम वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास 0.12 ओहम. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 10 मीटर लॉन्ग दैट हैज अ डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 2.63 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 ओहम मीटर. गिवन डाटा आपके पास ये है, वायर की लेंथ गिवन है, उसका डायमीटर मिलीमीटर में गिवन है, आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, मिली को 10 की पावर -3 से रिप्लेस करके आप रेडियस निकाल लेंगे डायमीटर का हाफ करके, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 इंटू 10 की पावर -3 या जस्ट 10 की पावर -3 भी आप लोग लिख सकते हैं. रेजिस्टिविटी आपको गिवन है और आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो आपके पास एक सिंपल सा रेजिस्टेंस का फार्मूला है कि R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए. जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. Problem number 4. A typical 12 volt automobile battery has a resistance of 0.012 ohm. What is the terminal voltage of this battery when the starter draws a current of 100 ampere? Also calculate R, P, PR and P small r. इसमें कुछ सबसे पहले तो आप ये देख लें कि गिवन क्या है कि ऑटोमोबाइल की एक बैटरी थी जो कि डीसी बैटरी होती है बेसिकली, आप सब जानते हैं. उसकी जो वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट. ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास है 0.012 ओम. तो बैटरी की जो वोल्टेज है उसे आप ईएमएफ से रिप्लेस जाहिर करेंगे, E इज इक्वल टू 12 वोल्ट, और ये आपके पास ये आ गया. करंट इन कितना फ्लो कर रहा था इस बैटरी की वजह से 100 एम्पेयर. तो ये 3 चीज़ें आपको गिवन थी, बाकी ये तमाम चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है. तो चलें स्टेप वाइज, जिस तरतीब से उन्होंने पूछा है हम उसी तरतीब से आंसर करते जाते हैं. सबसे पहले पूछा गया था व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज यानी VT. तो टर्मिनल वोल्टेज और EMF का जो रिलेशन है आप पढ़ चुके हैं कि VT इज इक्वल टू E माइनस IR. यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, यहाँ से आपकी मर्जी है. ये डिस्चार्जिंग की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ भी बैटरी आप देख सकते हैं कि जब बैटरी गाड़ी में यूज़ होती है तो वो डिस्चार्ज होती है. तो ये डिस्चार्जिंग का केस है, उसमें VT इज इक्वल टू E माइनस IR. अगर चार्जिंग होता तो फिर आप लिखते E प्लस IR.
अच्छा खैर, आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये VT आ जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस, तरतीब से मैं चल रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस आपको। तो अब आप देख लें ये टर्मिनल वोल्टेज है, आप इसी पे ओहम लॉ अप्लाई कर दें तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा VT इज इक्वल टू IR होना चाहिए, तो R इज इक्वल टू VT ओवर I। तो VT की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है, I की वैल्यू गिवन थी, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा गया था PE, यानी कि अच्छा सिंबल से ये यूज किया गया। अब इसमें याद रखिएगा कि PE का मतलब क्या है। P तो मतलब स्टैंड करता है पावर के लिए, E का मतलब है EMF यानी बैटरी, यानी जो पावर जो है बैटरी फुल जनरेट कर रहा है, आपने उसको फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब बैटरी की फुल पावर क्या होगी, तो उसका आंसर ये है वो इसके इक्वल होगी। ठीक है ना। कैसे, आपका पावर का फार्मूला आप जानते हैं कि वो I² ओवर R हम यूज कर I² इंटू R यूज करते हैं। अब यहाँ पे R किसकी होगी, जब आप बैटरी की बात कर रहे हैं तो बैटरी ने पूरे सर्किट में जो है वो करंट को फैला देना है। तो जब पूरे सर्किट में फैलेगा तो आप पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस क्या है, वो चूंकि जो है सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस और जो सर्किट की जो लोड रेजिस्टेंस R होगी, ये ऑब्वियसली आपस में सीरीज में होती है। आप ये पहले आर्टिकल में भी पढ़ चुके हैं, तो ये एक कॉमन सी बात है कि ये दोनों इक्विवेलेंट जो सर्किट की है वो R प्लस R हो जाएगी। तो आप इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो दोबारा इसमें बता दूं कि जब बैटरी की पावर की बात आएगी तो आपने सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस लेनी है। उसके बाद आपसे कहा गया कि जस्ट पावर डिसिपेशन अक्रॉस रेजिस्टर। अब आपने टोटल रेजिस्टेंस नहीं लेनी, अब आपने सिर्फ वही रेजिस्टेंस लेनी है जिसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन पूछी गई है। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है कि इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस, तो अब I² मल्टीप्लाई बाय R लिख देंगे। अब I² की वैल्यू तो कॉमन ही है, वही 100 का स्क्वायर, यानी R की वैल्यू आपके पास जो यहाँ से आपने फाइंड आउट की थी वो पुट करके इसमें। ठीक है। सिमिलरली आपसे जब पूछा जाएगा कि PR यानी अब इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर डिसिपेशन क्या है, तो वो आपके पास I² इंटू R हो जाएगा। तो ये आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये तो कॉमन एक याद रखिएगा कि जो भी पावर बेसिकली चार्जेस को मिलती है वो बैटरी से मिलती है, वो उस पावर का कुछ हिस्सा इंटरनल के अक्रॉस ड्रॉप कर देते हैं और कुछ हिस्सा जो है उस पावर का एक्सटर्नल के अक्रॉस ड्रॉप कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरी की टोटल पावर क्या है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट हुई है उन दोनों का सम होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं किसी एक कंपोनेंट, तो आप फिर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की ही यूज करेंगे पावर। तो नेक्स्ट देखिए, A 10 watt resistor has a value of 120 ohm. What is the rated current through the resistor? ठीक है, पावर आपको पास गिवन है और रेजिस्टेंस भी गिवन है, करंट पूछा गया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे फार्मूला आपके पास क्या है, P इज इक्वल टू I² R, जो पावर और करंट को रिलेट करता है। तो I² इज इक्वल टू P ओवर R हो जाएगा, I इज इक्वल टू √P ओवर R। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 6, a resistor of 50 ohm has a potential difference of 100 volt and DC across 1 hour, शायद अबाउट लिखना चाह रहे थे, अबाउट 1 hour। कैलकुलेट पावर एंड एनर्जी, तो आपने पावर और एनर्जी निकालनी है। तो आपके पास गिवन डाटा क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है, आपको वोल्टेज गिवन है, आपको टाइम गिवन है। आवर्स में था तो आपने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। फाइंड आउट आपने क्या क्या करना है, पावर एंड एनर्जी, दो चीज़ें। तो पावर का फार्मूला आप यूज़ कर लें सबसे पहले। जो कि वोल्टेज गिवन है तो यहाँ पे आप P इज इक्वल टू V² ओवर R का फार्मूला लगा लें। और वोल्टेज आपको गिवन है 100 का स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो ये आपके पास पावर आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया कि एनर्जी, तो एनर्जी आप जानते हैं कि वो जैसे आप कहते हैं ना, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है ना, यानी कि जिस रेट पे आप काम कर रहे हैं, जिस रेट पे आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यानी E ओवर टी, P इज इक्वल टू E ओवर टी होता है। तो अगर आप उसको रीअरेंज करते हैं तो E इज इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा। यानी सिंपल वर्ड्स में पावर को आप जब भी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप
आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन चूंकि एनर्जी की जब बात आती है तो यूजुअली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेगा जाउल्स में मालूम फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7, कैलकुलेट द करंट थ्रू ए सिंगल लूप सर्किट इफ E is equal to 120 volt, R is equal to 1000 ohm and internal resistance R is equal to 0.01 ohms। अच्छा, ये आपके पास सर्किट गिवन है, आपको जो गिवन वैल्यूज़ हैं EMF यानी बैटरी की ये गिवन है, रेजिस्टेंस ये लोड यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है, ये एक किस्म के इंटरनल रेजिस्टेंस आप समझ लेंगे कि वो आपको गिवन है, और आपने फाइंड आउट करना है करंट। तो सिंपल ओहम लॉ आपने लगाना है। ओहम लॉ वैसे तो इक्वल होता है V इज इक्वल टू IR, लेकिन यहाँ पे V की बजाय आप चूंकि E का सिंबल यूज़ करें तो E यूज़ कर लें, I और R तो ये चूंकि दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो आप इक्विवेलेंट निकाल लें तो वो R प्लस R हो जाएगी। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, आप वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालते हैं। इतना भी आंसर लिख लें तो काफ़ी है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो भी ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉब्लम नंबर 8, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स ऑफ द फिगर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि जो चैप्टर में जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं वो लाजमी देखें, किरचॉफ की जो है वो उसको भी लाजमी देखिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। वैसे इसका जो किरचॉफ का वीडियो लेक्चर था उसमें भी हमने इसको काफ़ी प्रैक्टिस किया था, तो चलें इसको ज़रा सॉल्व आउट करते हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स। आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, R1 और ये R2 है, तो R1 में से भी आपने करंट फाइंड आउट करना है, R2 में से भी। अच्छा, अगर आपसे देखें कि R2 ये करंट की डायरेक्शंस उन्होंने खुद गिवन हैं, हमारी बुक में गिवन है कि ये I1 इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, I2 भी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ये आपके पास E1 है, ये E2 है, तो ये सारी चीज़ें गिवन है। अभी मैंने इस डायग्राम में कोई अमेंडमेंट नहीं की। आपसे पूछा ये गया है कि R2 में से करंट, अब R2 में से कौन सा करंट है, तो सिंपली ये I2 यूज़र है, तो R2 का करंट मतलब I2 आपने फाइंड आउट करना है। और दूसरा आपसे पूछा गया कि R1 से, क्योंकि दोनों रजिस्टर से आपने करंट बताना है। अब R1 से दो करंट गुजर रहे हैं, अगर आप ये देखें ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, और अगर आप इसको देखें ना तो ये ऐसे सर्किट में घूमता हुआ ऐसे आ रहा है, यानी ये नीचे आ रहा है। तो इसमें से रजिस्टर में से दो करंट गुजर रहे हैं, ठीक है, एक अपवर्ड करंट और एक डाउनवर्ड करंट, तो ऑब्वियसली ये इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो यानी I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, बस कोशिश करें कि इस तरह से आपका आंसर होना अरेंज किया करें कि आंसर पॉजिटिव आ जाए। इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि आप I1 माइनस I2 कर दें या I2 माइनस I1 कर दें, करंट जो है वो आपके पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। गिवन डेटा आपके पास दो रेजिस्टेंस थी, वो मैंने यहाँ पे जरा क्लियर करके लिख दिए। दो EMFs हैं वो आपको गिवन है, वो मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिए। आपने ये फाइंड आउट करना है करंट थ्रू R1, ठीक है। मैंने इसका कोई सिंबल नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि आप इसे I1 माइनस I2 भी कर सकते हैं, I2 माइनस I1 भी, वो एंड पे हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी आएगी। करंट थ्रू R2 जो है वो तो अंडरस्टूड है कि वो I2 ही होगा, तो आपने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो अब मैंने इस जॉब की पिछली डायग्राम थी उसको थोड़ा बहुत अमेंड किया है। अमेंडमेंट क्या है कि मैंने जस्ट लूप्स के नाम रख लिए हैं। मिसाल के तौर पे ये A B C D A और ये मेरे पास है C F E D C F, ठीक है। इस तरह से मैंने दो लूप बना लिए। अब आपकी मर्जी है आप इसको किस तरह से किस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो मैंने अपनी मर्जी से जिस तरह से ट्रेवल किया तो मैं वो आपको बता देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आप किरचॉफ सेकंड लॉ यानी वोल्टेज लॉ लगाने से पहले करंट लॉ लगाएंगे। थोड़ा सा इसमें पॉइंट है समझने वाला, इस पे आपको काफ़ी कंसंट्रेशन चाहिए। अगर यहाँ से क्लियर हो गया तो आइंदा आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, मैंने ना डायग्राम्स को दोबारा यहाँ पे क्लियर करके लिख दिया, ठीक है। अप्लाइंग KCL एट जंक्शन D विद रिस्पेक्ट टू करंट I1। मैं दोबारा प्रीवियस पे जा रहा हूँ। जंक्शन D था कौन सा, जंक्शन D ये था, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ इस जंक्शन D को इस तरह से शो किया कि जो तीन ब्रांचेस यानी ये वाली ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच जो इससे मिल रही है, मैंने सिर्फ इतना ही हिस्सा शो किया। तो अभी हम इस जंक्शन D पे जो है ना किरचॉफ करंट लॉ लगाने लगे हैं।
लेकिन किसके लिहाज से, क्योंकि वो हमें एक करंट, अब अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं I1 के हिसाब से लगा रहा हूँ या I2 के हिसाब से लगा रहा हूँ, तो वो मुझे खुद तय करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं दोनों के हिसाब से ही लगाऊंगा, क्योंकि दो करंट फ्लो कर रहे हैं। पहले हम I1 के कंसिडर करते हुए लगाएंगे KCL को, और फिर I2 को कंसिडर करते हुए। तो देखिएगा कि I1 को कंसिडर करते हुए हम कैसे लगाते हैं। जब I1 को आप कंसिडर करते हैं ना, ठीक है, बार बार आपको डायग्राम शो करवानी पड़ रही है। जब आप I1 को कंसिडर करेंगे तो I1 की डायरेक्शन इस रेजिस्टेंस में क्या है, अपवर्ड है, ठीक है, और I2 की क्या है, डाउनवर्ड। तो जब आप I1 की वजह से, तो आपने जो करंट अपना लेना है उसको इसी की डायरेक्शन में लेना है, ठीक है ना। जैसे अब करंट I1 यहाँ से आपको अपवर्ड नजर आ रहा है, तो आपने जो भी यहाँ पे करंट लेट करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ I1 करंट नहीं है, I2 भी है, I1 भी है। I1 ऊपर जा रहा है, I2 नीचे भी आ रहा है। तो आपने जब अब करंट की कौन सी डायरेक्शन लें, हम ऊपर लें या नीचे लें? तो आंसर है कि जब आप I1 की वजह से कैलकुलेट आउट कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन लें जो I1 की है। तो अब I1 की डायरेक्शन किधर थी, ऊपर थी, तो यहाँ से जो भी नेट करंट लेना है हम उसकी डायरेक्शन को भी लेट कर लेंगे कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। जैसे यहाँ पे मैंने लेट किया कि I1 चूंकि इधर था ना, तो ये मैंने जो अपवर्ड करंट है वो उसको मैंने X कर दिया, अब वो भी ऊपर होगा। I1 अगर आप देखें ना, ये जो था ऐसे घूम के इस लूप में ऐसे जा रहा था, तो ये I1 तो इधर ही है। I2 भी अगर आप पूरे लूप को कंसिडर करें तो ये ऐसे आ रहा था, तो I2 की ये डायरेक्शन है। अभी इस जंक्शन पे आपको करंट की डायरेक्शन सामने आ रही है, यानी अगर आप देखें तो D की तरफ ये वाला करंट और ये वाला करंट फ्लो कर रहे हैं, और ये जो I1 है ये D से अवे फ्लो कर रहा है। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी इन दो का सम इसके इक्वल होना चाहिए। तो x प्लस I2 को इक्वल होना चाहिए I1 के। अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो x इक्वल्स टू I1 माइनस I2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही आ गया। सिमिलरली अब हम इसी पॉइंट डी पे किरचॉफ करंट लॉ को अगेन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम किसको कंसिडर करेंगे, I2 को कंसिडर करते हुए। अब चूंकि I2 की डायरेक्शन देखें ना, इस लूप में किधर थी, नीचे थी, तो इस रेजिस्टर में से भी ऑब्वियसली वो नीचे ही जाएगा। तो अब मैं इस जब I2 को कंसिडर करता हूं तो अब मैं ये लेट करता हूं कि वो जो नेट जो भी करंट जा रहा होगा वो नीचे ही जा रहा होगा। अच्छा, अब जो करंट नीचे जा रहा है, तो अब मैंने x की डायरेक्शन को ऊपर बनाने की बजाय वो x की करंट को नीचे बना लिया। अब वो x बेसिकली क्या होगा, वो इन दो का सम डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, वो देखते हैं क्या है। अच्छा, अब ये नीचे हो गया, इन दो की डायरेक्शन तो वो सेम है, यानी कि सिर्फ इसकी डायरेक्शन जो है उस पर सिर्फ फर्क पड़ता है। इधर अपवर्ड ली, अब ने अज्यूम किया, इधर फिर सेकंड केस में डाउनवर्ड। अच्छा, अब अगेन हम किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई करते हैं। ये जंक्शन है हमारे पास, तो जंक्शन से अवे कौन कौन से जा रहे हैं, I1 भी जंक्शन से अवे जा रहा है, और ये X भी जंक्शन से अवे जा रहा है, और I2 जो है वो जंक्शन की तरफ जा रहा है। यानी कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मूविंग टुवर्ड द जंक्शन, वो बन गया आपके पास क्या है, I2 मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी I1 प्लस X, ये तो अवे जा रहे हैं ना जंक्शन से, तो ये I1 यानी X प्लस I1 शुड बी इक्वल टू I2। तो इसको आप अरेंज करेंगे तो X इक्वल आ जाएगा I2 माइनस I1। तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है कि जब आप करंट I1 के हिसाब से लगाते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो करंट आता है वो ये आता है I1 माइनस I2, और जब आप I2 को कंसिडर करते हुए लगाते हैं तो वो आपके पास I2 माइनस I1 आता है। इसको याद रखने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि अगर आप I1 की वजह से लगा रहे हैं ना, तो जो I1 है उसी को आप प्रेफर करें, तो I1 को पहले लिख दें माइनस I2। अगर आप I2 की वजह से लगा रहे हैं, I2 को जहन में रखते हुए, तो आप I2 को प्रेफर कर लें तो I2 माइनस I1 हो जाएगा। लिहाजा ये डायग्राम भी बना लें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इन फिगर अब हम आते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने से पहले हमें लूप्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लूप रूल होता है बेसिकली। तो मैंने जो लूप बनाए हैं वो ये हैं ABCDA, यानी मैं A से B, B से C, C से D, D से A की तरफ आऊँगा, ठीक है। लूप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आता हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो ये EMF भी नेगेटिव हो जाएगी।
और यहाँ से मैं चूँकि ऊपर जा रहा हूँ और इस करंट के हिसाब से अब मैं I1 करंट के हिसाब से वो इस देखूंगा इस सर्किट को। तो I1 के लिहाज से मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो I1 के लिहाज से जो करंट कितना आया था हमारे पास वो मैंने पीछे फाइंड आउट किया, वो I1 माइनस I2 है। तो वो करंट मल्टीप्लाई बाय R1। तो ये चूँकि ये करंट भी ऊपर जा रहा है, हम भी ऊपर जा रहे हैं, तो जो दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो आपको पता है कि हमेशा बाहर माइनस आ जाता है। और फिर हम ए पे आ जाएंगे। तो इन तमाम चेंजेस का सम जो है वो पोटेंशियल चेंजेस का सम 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ। तो ये आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर FEDCF, अब मैंने ये FEDCF इस लूप पे अप्लाई किया। जब F से E की तरफ यानी मैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ तो इस वजह से मैंने EMF को पॉजिटिव लिया। अब जब यहाँ से जब मैं आता हूँ तो अब मैं I2 को कंसिडर करूँगा। I2 की वजह से जो यहाँ जहन में रखते हुए यहाँ से जो करंट गुजर रहा था, जो कि आपने पहले स्लाइड में कैलकुलेट आउट किया, वो I2 माइनस I1 है। तो ये आ गया आपके पास। फिर R2 में से जो करंट होगा वो ये आ जाएगा। और माइनस क्यों लिए इसके साथ और इसके साथ? क्योंकि ये करंट भी नीचे आ रहा था और आप भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ये बाहर माइनस लगा हुआ है। यहाँ से आप भी इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर जा रहा है, ठीक है, तो इस वजह से भी यहाँ माइनस लगा दिया। तो आप इनको सॉल्व करेंगे, इनको ऐड अप करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, जब मैंने ऐड अप किया और I2 की फाइनल वैल्यू मेरे पास आ गई तो वो आई -4 एम्पेयर। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि करंट के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। अगर बिलफर्ज ये आ भी जाता है तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपने जो करंट की डायरेक्शन अज्यूम की थी, जो कि बुक वालों ने बेसिकली अज्यूम की थी, वो बेसिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो वो रॉन्ग है। इट मीन्स कि बुक वालों ने कहा था कि इधर इस सर्किट में फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कहेंगे नहीं, बेसिकली इट इज़ फ्लोइंग क्लॉकवाइज, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी हल करते हैं तो आपके पास अगेन जब यहाँ पे फर्दर आप इस I2 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये सॉल्व करने पे -9 एम्पेयर I1 की वैल्यू आती है। तो आप कहेंगे कि जो I1 की वैल्यू भी बुक वालों ने दी थी वो रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ माइनस आ गया। मैग्नीट्यूड सेम करेक्ट आ गई हैं, लेकिन डायरेक्शंस आपको ये बता रही हैं। तो इस माइनस का ये मतलब नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया, बल्कि ये किरचॉफ लॉ की खूबसूरती है कि ये माइनस आपको इंडिकेट करता है कि क्या आपने जो डायरेक्शन करंट की ली थी वो गलत है या ठीक है। तो फिर हम एंड पे जाके इन डायरेक्शंस को भी क्लियर कर देते हैं कि नहीं, इनको ये डायरेक्शन होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब आपसे जो पूछा गया था कि इसमें से कितना करंट गुजर रहा होगा R2 में से, तो वही होगा जो I2, और I2 कितना था -4 एम्पेयर, लेकिन आप उसे चूंकि आप 4 एम्पेयर जस्ट मैग्नीट्यूड बताएंगे, ये माइनस डायरेक्शन की गलती को बता रहा है। फिर आपसे पूछा गया था कि R1 में से, अब R1 में से जो भी करंट जा रहा था, अब आप देखें ना, यहाँ से आपने कहा 4 जा रहा है, यहाँ से 9 जा रहा है। अब साइंस को इग्नोर करके अगेन, ठीक है, साइंस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहे हैं, तो आप इन्हें इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो आप 9 - 4 कर लें। 9 - 4 का मतलब है कि I1 माइनस I2, ठीक है। तो ये जब आप करते हैं तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10, फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन द सर्किट। आपके पास ये दो सेल हैं, एक ये वाला सेल है, एक ये सेल है, और ये लोड रेजिस्टेंस है, और आपसे कहा गया कि हर सेल का आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। तो आपको पता है कि VT इज इक्वल टू E माइनस IR है। तो अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, चल मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप एक सेल के लिए VT1, ये वैल्यूज़ गिवन थी, VT1 आपने फाइंड आउट करना था और VT2। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए कि VT1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब ये I किसको शो कर रहा है? तो I का मतलब है ये पूरे सर्किट में जो करंट है। अब ये पूरे सर्किट में जो करंट है इसको पहले ही आप फाइंड आउट कर लें। इसके लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट वोल्टेज और पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आसान है, तीनों सीरीज़ में है, तो आप सम अप कर देंगे तो ये नेट रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास 9 ओहम। और ये चूँकि अपोजिट हैं, अपोजिट इस तरह से है ना कि ये 24 वोल्ट इधर करंट फ्लो करवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, यानी ये दोनों अपोजिट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो जो नेट वोल्टेज है वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगी, यानी E1 माइनस E2। तो सर्किट की जो नेट वोल्टेज है वो ये है आपके पास, ठीक है, और जो नेट रेजिस्टेंस है वो आपके पास ये आ गई। तो आप इसको पुट करके
इस तरह से ये लिख सकते हैं। तो ये VT इज इक्वल टू, अब उसके बाद VT1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। तो ये वैल्यूज जस्ट आपने पुट करनी है, 24 माइनस 2 इंटू दिस, ये आपके पास आ जाएगा। सेकंड सेल के लिए भी अपनी सेकंड सेल में बस एक थोड़ा सा आपने, सेकंड सेल का मतलब है E2। अच्छा अब ज़रा देखिएगा, E1 की वोल्टेज ज़्यादा है E2 से, E2 डिस्चार्ज तो हो रहा है लेकिन चूंकि इसकी वोल्टेज ज़्यादा है ये भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो जो नेट करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि ये वाला सेल इस सेल को चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये E2 जो है डिस्चार्ज हो रहा है और E1 भी डिस्चार्ज ही हो रहा था, तो हमने पहले तो डिस्चार्जिंग कहा, लेकिन जब हम E2 को देखते हैं तो वो इस E1 की चूंकि वोल्टेज ज़्यादा है तो वो इसकी वजह से इसकी चार्जिंग हो रही है। तो जब आप इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि चार्जिंग के केस में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, तो हम माइनस लगा देते हैं, तो ये E2 प्लस IR2 बन जाएगा। वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11, द वोल्टमीटर इन द सर्किट टू द राइट मे बी कंसिडर्ड टू आइडियल, द वैल्यूज आर 15 वोल्ट। यानी आइडियल का मतलब होता है ऐसा वोल्टमीटर जिसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो। तो ये आपके पास इसकी वोल्टेज 15 वोल्ट है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये 5 ओहम है, R1 100 ओहम है, R2 300 ओहम है। तो आपने बताना है कि R1 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखें, इसको किरचॉफ रूल लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओहम लॉ से ये हल हो जाएगा। ये गिवन वैल्यूज हैं आपके पास जी। सबसे पहले तो आप देखिएगा ना, जैसे स्लाइड में आप प्रीवियस फिर व्यू कर लेंगे कि R1 और R2 पैरेलल थे, ये पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली उनकी इक्विवेलेंट सर्किट ये आ जाएगी। फिर जब ये दोनों पैरेलल आप हल कर लेते हैं, यानी कि मैंने जब इनको हल किया ना, ये पैरेलल थे, तो इनकी जो 75 ओहम आंसर आया। अब मैं इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस 75 ओहम की लगा लूं तो मेरा काम चल जाएगा। अब वो 75 ओहम का एंड इसके एंड से जुड़ा है, यानी एंड टू एंड कनेक्शन है, तो इसे हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। यानी वो इसकी जो इक्विवेलेंट है जिसे मैंने सिंपल R से जाहिर किया और ये यानी कैपिटल R से, और ये स्मॉल r है। अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। जब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो पूरे जो सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इन इसकी जो इक्विवेलेंट यानी कैपिटल R बना था और ये R प्लस R हो जाएगा, ठीक है। तो इसे देख लें, ठीक है। इस तरह से अब करंट आप इजीली निकाल सकते हैं कि E ओवर दिस, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नाउ दिस करंट I विल पास थ्रू बोथ R एंड R, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में आपको पता है सेम होता है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज V इज इक्वल टू IR। ये R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो जो पैरेलल में लगी थी R1 और R2 उनकी पैरेलल की इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस में आपको पता है कि अगर एक के गिर्द भी वोल्टेज आप निकालते हैं तो दूसरी के गिर्द भी वही होगी। तो आपने जब ये निकाला तो V इज इक्वल टू IR आया, ठीक है। तो ये हमारे पास वोल्टेज आई, तो ये उन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस यानी R1 और R2 के अक्रॉस सेम है। तो हम सिर्फ R1 की तरफ आते हैं, क्योंकि हमें R1 से करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। R1 की वैल्यू आपको गिवन है, R1 के क्रॉस वोल्टेज क्या है वो अभी आप बता चुके हैं 14.06। अब R1 से करंट क्या होगा, सिंपल ओहम लॉ आप अप्लाई करेंगे V ओवर R1, तो ये आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।